आपने चैट जीपीटी जो इस समय बहुत चल रहा है इसका यूज किया क्या, एआई चैट या जीपीटी का? चैट जीपीटी के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आप उसमें क्वेश्चन डालिए, टॉपिक डाल अगर आप क्वेश्चन डालेंगे तो जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है हम क्वेश्चंस का बनाते हैं, एक इंट्रो होता है, एक मेन बॉडी होती है और एक कंक्लूजन होता है, उसी फॉर्मेट में वो आपको आंसर करके देगा। मैंने एक्सपेरिमेंट करा ये और मैं तो बहुत क्या कहना चाहिए, इम्प्रेस हो गया था कि यार अगर यहाँ करूँगा मैं तो मुझे तो तुरंत आंसर ऐसा मिल जाएगा, ज़्यादा ऐसे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, वो तो सबसे बड़ा है क्योंकि सक्सेस जो है वो उन्हीं लोगों को मिलती है जो उसके पीछे लगे रहते हैं बिल्कुल। तो अलग अलग पोर्टल्स है, दृष्टि आई का पोर्टल है, बाईजूस है ना, क्लियर आई एस है, पी एम एफ आई एस है, और एक हाँ एक इग्नू का एक पोर्टल है ई ज्ञान कोर्स करके, तो जो ऑथेंटिक भी माना जाता है। तो उसमें टॉपिक वाइज आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, रिमोट सेंसिंग का बहुत अच्छा उसमें दिया हुआ है। वो दिया तो पैराग्राफ फॉर्म में, लेकिन आपको नोट्स अगर आप बनाते हैं बहुत शानदार है। तो ये कहना चाहूँगा कि जो मोटिवेशन है आपका, उसके कुछ ऐसे सोर्स रखिए जो ना कभी डिम ना हो। डिम ना हो मतलब मेरा जैसे सोर्स था कि मुझे एक लाइन है कि नॉर्मली बच्चे लोगों को अपने माँ बाप के नाम से जानते हैं, राइट, फलाने का लड़का है, फलाने की लड़की है। तो मैंने यही सोचा कि यार ठीक है, जिस दिन पिताजी को मेरे नाम से जाने लग जाएंगे कि राइट, कि डिप्टी कलेक्टर इनका इनके पिताजी है, डीएसपी फलाने के पिताजी है, तो मेरे लिए ये सक्सेस का था। मैंने जो अपने आप को मोटिवेटेड रखा। किस्मत तो सबसे बड़ा फैक्टर है। और मैं आपको बताऊं तो ऐसा कोई मूल मंत्र नहीं है, पता है, जर्नी सबकी अलग अलग है। लगभग 2-2.5 लाख लोग भरते ही हैं, जैसे फॉर्म भरते ही हैं। तो आप, मेरा तो ये मानना है, वो 2-2.5 लाख अलग अलग स्टोरी बन रही होती है, राइट। जिसका रिजल्ट आता है 200-250 लोग, उसकी स्टोरी लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन हर किसी की अलग स्टोरी होती है, हर किसी का अप्रोच अलग होता है। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय। आज हमारे साथ है दीपक मरावी सर। और सर का 2019 में डेप्यूटी कलेक्टर पद पे सर का चयन हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर चैनल। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग कुछ फ्रूटफुल करेंगे और जो भी हमें देख रहा होगा उसके उसे उसे कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे रिजल्ट आया और आप डीसी बन गए, तो उसके बाद मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आया। मतलब क्या चेंज आता है अगर कोई लाइन के इस पार है, एक एस्पिरेंट है और उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है और आप डीसी बन गए हैं, तो आपने अपने सोसाइटी में, आप जहाँ रहते हैं, अपनी फैमिली में जो रिस्पेक्ट और जो लव है, तो उस आपके जो पड़ोसी वगैरह है, तो क्या चेंज आया है? आ, इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मली हर एस्पिरेंट ये करता है कि तैयारी के फेज़ में दुनिया से अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेता है, राइट। पेरेंट्स मतलब फैमिली रहती है, और जो क्लोज सर्कल में जो फ्रेंड्स रहते हैं वो लोग रहते हैं। तो इनके अलावा बाकी लोगों को नहीं पता होता क्या है। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन फैमिली को मैंने एक मोमेंट दिया कि यार चलो ठीक है, लड़के ने कुछ करा है। और उसके बाद जो फ़ोन्स आने चालू हुए हैं, कि जो मतलब सालों से जिनसे बात नहीं हुई होगी वो भी, और जो आसपास वाले हैं, सभी लोग, धीरे धीरे ये बात हुई कि जो लोग मतलब नॉर्मली होता है ना, अपन अगर कटे कटे हुए रहते हैं तो लोगों को लगता है कि यार क्या चल रहा है। तो उनके लिए एकदम एक्सप्लोसिव न्यूज़ रही है कि यार लड़का बन गया है। हाँ, पापा नेक्स्ट डे पापा सेलिब्रिटी बन गए। उनको उनके पूरे ऑफिस में उनका जितना भी पापा एक्चुअली पुलिस में है, तो उनको कॉल्स आने चालू हो गए, मिठाइयाँ बढ़ रही है। जो मूवमेंट जो होता है फादर से एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन आंखों में जो समझ में आता है। और जो आसपास पड़ोसियों की बात है, तो वही सभी ने कॉन्ग्रेचुलेट करा मुझे, और बहुत खुश है सब लोग। ठीक है, आपके फ्रेंड्स, कॉलेज वाले फ्रेंड्स, उन्होंने कॉलेज वाले फ्रेंड्स या नेक्स्ट डे, यहाँ मतलब लोकली मेरा एक फ्रेंड रहता है अराउंड 40 किलोमीटर दूर, वो मुझे बिल्कुल मिलने आया। एक्चुअली वो वर्क फ्रॉम होम करता है, लेकिन अब कभी आ पाते कभी नहीं आ पाता, लेकिन उसने बोला कि नहीं यार, जाना चाहिए, मिलना चाहिए। एक्चुअली कॉलेज में मेरा वो रूममेट भी रहा है, तो वो रात में आया, मुझे बिल्कुल केक वगैरह कट करा हम लोग ने, और बढ़िया रहा सब। आप यहाँ भोलाराम में रहते हैं, भोला तो राम भोलाराम का क्या माहौल है और वहाँ क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं जो लोगों को नहीं दिखती, सिर्फ रिजल्ट दिखता है फाइनल कि आप डीसी बन गए, जो स्ट्रगल होता है पीछे का। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो क्या होती है, क्या स्ट्रगल करना पड़ता है डेली पढ़ने के अलावा?
भूलाराम उस्ताद मार्ग तो ऐसा समझ लीजिए आप एमपीपीएससी का मुखर्जी नगर है। तो यहाँ भोलाराम में बहुत भीड़ है। आप वीकेंड पे चले जाइए, आपको चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, जो मेरे साथ आई, सबसे पहले खाने की दिक्कत। वो जो सबके साथ ही होता है, कोई वहाँ खा रहा है, कोई वहाँ खा रहा है। और हेल्थ की दिक्कत इसलिए क्योंकि यहाँ पानी किसी को सूट नहीं होता। जो भी एस्पिरेंट यहाँ आया है, जॉइंडिस की शिकायत उसको हुई है, मुझे भी हुई है। 2020 का मेंस मैंने लिखा था, उसके बाद मुझे फॉर्चुनेटली बाद में मुझे प्रॉब्लम हुई, नहीं तो और दिक्कत हो जाती। तो ये खाने इसके रहने की प्रॉब्लम, रेंट ऐसी हाई है क्योंकि वहाँ पे जो भी कॉलेज वाले बच्चे हैं, तैयारी वाले बच्चे हैं, सब वहीं पे ही हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी सही नहीं है। ऐसा क्या कहा जा सकता है, सभी जगह के लिए नहीं, कुछ कुछ जगह सही नहीं है। फिर थोड़ा सा माहौल डिस्ट्रैक्शन का भी है कि सिर्फ लोग तैयारी नहीं करते, तैयारी के अलावा भी दूसरी चीज़ें करते हैं। हाँ, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है, वो तो भी है। आपने कोई मैं बनाई क्या गर्लफ्रेंड? अगर आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाते हो तो ये तैयारी में हेल्प करते हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं? वो लेकिन ऐसा है कि डबल एज स्वॉर्ड है वो। या तो वो आपको बना भी सकता है या तो बिगाड़ भी सकता है। मेजोरिटी ऑफ द केस में बिगाड़ता ही है। बिगाड़ता है। अभी रिसेंटली मूवी भी आई है ना अपनी, ओटी, मतलब रिसेंटली नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, 12th फेल आई है मनोज सर की। तो वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि बना भी सकता है। लेकिन अब बात ये है कि वही 1 of the 1000 पीपल है जो कि ऐसे केसेस होते हैं। तो अब आते हैं तैयारी के फेज में कि 3 स्टेप होते हैं इसके, तो प्री में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक एस्पिरेंट को कि उसका प्री निकले ही निकले, क्योंकि फिर एक पूरा साल बर्बाद होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपको फेलियर के लिए तैयार रहना है, क्योंकि इन जो 3 लेवल है एग्जाम्स के, इसमें सबसे जो एलिमिनेशन राउंड है प्री ही है। लोगों का मेन कि कभी आपको किसी ने चैलेंज किया है क्या, या आप नहीं निकाल पाओगे ऐसा कुछ? क्योंकि इस फील्ड में आना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और फिर जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। मतलब ऐसे बातें मुझे सुनने मिली है, एक्चुअली डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली सुनने मिली है। तो जो सिलेक्शन हो रहा है ये तो उन लोगों के लिए जवाब है कि मेरे साइड से कि नहीं यार, जो आपको पहले ही जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है किसी का समय अभी नहीं आया, वो बाद में आएगा। तो उन लोग मेरा ये जो सिलेक्शन है ये उन लोगों के लिए जवाब था। बिल्कुल कुछ। और वही है, और लगभग शायद हर एस्पिरेंट की लाइफ में ऐसे ऐसे मोमेंट बातें होती ही होती है। बिल्कुल। या कि उन लोगों को आपको प्रूव करना ही है कि हम कर सकते हैं कुछ। और आपने जैसे आपको किसी ने कुछ बोला या फिर कुछ भी निगेटिव आपके बारे में, तो आपने उनको जवाब दे के अपना दिमाग खराब किया कभी या फिर छोड़ दिया कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है? नहीं नहीं, जैसा कि हमने इससे पहले भी थोड़ी बात करी कि मैं थोड़ा शांत स्वभाव का हूँ। तो मैं इस इन सब में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि हम लोग आर्ग्यू करेंगे उसको मैं जवाब दूंगा, तो ऑब्वियसली ये बात हो जाएगी कि अभी कुछ हुआ नहीं है और मैं बोल रहा हूँ, तो वो ऐसा हो जाएगा कि वो क्या कहना चाहिए, वो बोगस है वो चीज़। हम वो उस बातों में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वो जवाब, उसका करारा जवाब यही होगा कि मैं सिलेक्शन लूँ और फिर बताओ कि हाँ, कि मैं ये कर रहा था। आपकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई, और ये आपने कब सोचा कि मुझे तैयारी करनी है एमपीपीएससी की? एक्चुअली इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि कॉलेज तक मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि एमपीपीएससी करना है। कॉलेज मेरा 2019 में ख़त्म हुआ है। तो उससे पहले ऐसा था, कॉलेज मेरा एनआईटी भोपाल है, जो कि ठीक प्लेसमेंट वहाँ हो जाता है। तो ऐसा था, कॉलेज करना है, प्लेसमेंट लेना है, प्लेसमेंट जो कि हुआ भी। लेकिन फिर ये सोचा मैंने कि यार लोग जो उस टाइम रुझान चल रहा था, प्लेसमेंट लेते थे, 1 डेढ़ साल जॉब करी और उसके बाद आ जाते थे अपना पीएससी, लोग पीएससी करने, कोई यूपीएससी करता था, कोई स्टेट पीएससी। तो मैंने भी सोचा ठीक है, पीएससी करा जाए। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनने भी कन्विंस करा मुझे कि करना चाहिए, तू कर सकता है। और घर वालों ने कभी डिसीजन का मेरा वो अपोजिट नहीं बोला, कभी उन्होंने हमेशा साथ ही दिया है। तो ये करा, मैंने पढ़ना चालू करा और मुझे पढ़ने में मज़ा आने लगा। मुझे ऐसा लगा कि यार जो कुछ है वो यही तो है। हाँ, जो सिस्टम है, जो समझने की चीज़ें हैं, जैसे पॉलिटी है, जो सबसे ज़्यादा मज़ा पॉलिटी पढ़ने में आया क्योंकि नई नई चीज़ें जानने मिली। और जो उस फील्ड में रहते हैं, अगर मैं टेक्निकल में ही चला जाता तो उस फील्ड में रहते वो मुझे नहीं पता चलती। मुझे चीज़ें जानने मिली, मुझे मज़ा आने लगा। घर में मैंने चीज़ें मतलब शेयर करना चालू करा कि ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। और धीरे धीरे लोग इश्यूज़ वगैरह जो होते हैं, इश्यूज़ एंड चैलेंजेस पता चलने लगे
कि यार ऐसा भी दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं। मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर किसी को होती है, लेकिन उससे भी नीचे बहुत लोग हैं जिनको स्कीम्स है और सारे मतलब इंतज़ाम है, बट इन्फॉर्मेशन नहीं इन्फॉर्मेशन है। या नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार करना चाहिए, मुझे ये पता है, मुझे चीज़ें पता है तो कन्वे करना चाहिए मुझे लोगों तक। बिल्कुल। या तो अब आते हैं तैयारी की फेज़ में कि 3 स्टेप होते हैं इसके, तो प्री में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक एस्पिरेंट को कि उसका प्री निकले ही निकले, क्योंकि फिर एक पूरा साल बर्बाद होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपको फेलियर के लिए तैयार रहना है, क्योंकि इन जो 3 लेवल है एग्ज़ाम्स के, इसमें सबसे जो एलिमिनेशन राउंड है प्री ही है। लोग मेंस की तैयारी साल भर करते हैं, लेकिन प्री में अगर कहीं भी चूक हो जाए तो वो जो पूरे साल भर की तैयारी है वो खराब हो जाती है। मैंने क्या करा कि मैंने जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स है, कोर सब्जेक्ट्स है, वो साथ में लेकर चला। और जब पास में आता गया तो मैंने थोड़ा एमपी स्पेसिफिक ज़्यादा करा। एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर, एमपी स्पेसिफिक जो भी स्टैटिक जीके, वो सब मैंने करा। और जैसे जो कॉमन बुक्स चल रही है उन्हीं से करा, ऐसे कोई बहुत अलग से नहीं करा। एमपीजीके के लिए जैसे इंग्लिश मीडियम में आपने कौन सी बुक यूज़ की? एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, इंग्लिश मीडियम के लिए मिलता नहीं है, लेकिन अब मैंने क्या करा कि जो हिंदी मीडियम में है, ऑब्वियसली प्री की बात है, तो मीडियम तो फ़र्क पड़ता नहीं है। तो परीक्षा धाम मैंने प्रेफर करा और पुणेकर प्रेफर करा। पुणेकर रिकमेंड मुझे जहाँ मैं कोचिंग ज्वाइन करा था वहाँ मुझे पुणेकर पहले रिकमेंड करा टीचर्स ने, तो वो और परीक्षा धाम उसके बाद मुझे पता चला कि परीक्षा धाम भी एक बुक है जो कंसाइज है, छोटी है, और रिवीजन उसमें जल्दी हो जाता है। थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करा उन्होंने, बहुत अच्छी अप्रोच है और उनकी। डिमांड, जैसे एग्जाम की डिमांड है वो वैसे मोल्ड कर देते हैं उन्होंने अपने वैसा मोल्ड नोट्स करा है, को। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें उन्होंने मतलब बहुत कुछ मोटिवेटेड भी लिखा हुआ है कि हाँ। यार हाँ। कज़न की शादी में भौकाल करना है, ये हाँ, वो, तो वो थोड़ा से रहता है, हाँ, मोटिवेशन मिलता है और मिलते जो रहता है। स्ट्रेस चला जाता है पढ़ बिल्कुल के। बिल्कुल। और इसके अलावा प्री के लिए और टेस्ट करें। एक एक मैंने टेस्ट करी कि कंट्रोल इन्वायरमेंट में करना ही करना है, कि आपको इतने टाइम तक हो जाना चाहिए। और जो दूसरा करा है मैंने, जैसे क्वेश्चन बैंक्स रहते हैं, अपना पेपर्स जो अलग अलग संस्थानों के वो मिल जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस करा है मैंने। तो उससे क्या है, प्रैक्टिस होती है। और कहना चाहिए कि एक बार आपकी नज़र में आ जाता है ना कोई क्वेश्चन और आंसर, तो वो तुक्का लगाते टाइम थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से आप। या एक बार नज़रों के सामने आ गया तो लगता है कि हाँ देखा हुआ है, और नॉर्मली ऐसा होता ही है कि पहली नज़र में जो आपका आंसर होता है वो सही ही होता है। जैसे कि आपका सिलेक्शन होने से पहले आपने भी बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे, तो आपने उनको कहाँ तक फॉलो किया, या आपने अपनी स्ट्रेटजी में ही थोड़े बहुत पॉइंट्स शामिल किए या फिर पूरा कॉपी किया उनको? मैं आपको बताता हूँ, टॉपर्स के इंटरव्यू तो बहुत ज़्यादा नहीं देखे मैंने। 2018 में बस यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स थे, जिसमें जुनैद अहमद सर थे, सृष्टि देशमुख मैम थी, मैंने उन लोगों के इंटरव्यूज़ देखे। लेकिन ऐसा है कि उन लोगों का जो मैंने एब्जॉर्ब करा, वो नोट मेकिंग का इम्पोर्टेंस और टाइम देना है, रिवीजन का इम्पोर्टेंस, बस यही करा। फुल फॉलो नहीं करा मैंने, क्योंकि हमारा एमपीपीएससी है, अलग 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 फील्ड है। तो और हाँ, मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि 2018 की मैंने जो भी लिस्ट आई थी मार्क्स की, मैंने वो थोड़ा एनालाइज करी, मुझे मार्क्स कितने चाहिए। वो मैंने एनालाइज करी कि हाँ, इतने तक तो लाना ही लाना है, मेरे को इतना टारगेट तो करना है कि मुझे पर्टिकुलर पोस्ट मिल जाए। तो जो थोड़ा शायद सभी लोग करते हैं, मुझे ऐसा लगा कि मैं अलग कर रहा हूँ, तो थोड़ा वो बस अलग से मैंने ऑब्जर्व करा कि ये मेरे को टारगेट लेकर चलना है। बस। और अब अगर मेंस की बात करते हैं तो मेंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि इतने सारे नोट्स हैं, अगर आप इंदौर में हो तो नोट्स की कमी नहीं है, बहुत सारे नोट्स हैं, तो उनका चुनाव कैसे किया जाए कि कौन से बेस्ट है? आम, सभी के साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ भी थी। मैं जब आया था यहाँ पर, तो इंग्लिश मीडियम का मटेरियल ऐसे भी नहीं नहीं मिलता है ना। तो मुझे पता चला कि कोचिंग है, तो एक कोचिंग है जो यहाँ उसके लिए फेमस है, तो मैं वहाँ पर आया। नॉर्मली ये होता है ना, नोट्स ढूंढते हैं, नोट्स क्यों ढूंढते हैं, ताकि हमको नोट्स खुद से ना बनाने पड़े, समय की बचत हो, है ना, इतना जो रिसर्च करना है वो ना करना पड़े। यही चीज़ मैंने किस में अप्लाई करा, कोचिंग पे अप्लाई करा। कोचिंग पे इसलिए क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, और अगर मैं रिसर्च करूँगा, अगर सेल्फ करूँगा, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। या तो वही, हम नोट्स खरीदने में जो पैसा लगाते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि कोचिंग में मैंने करा। लेकिन फिर भी अगर मुझे नोट्स अगर सजेस्ट करने पड़ेंगे, तो कुछ क्लासेस है, मतलब
सभी को पता है कौन से नोट्स अच्छे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो प्रमोशन हो जाएगा एक या तरीके का। और फिर ये रहता है कि जैसे कि किसी को किसी दूसरे नोट से समझ में आ रहा है, फिर आप बोल दो कि ये बेस्ट है, तो फिर वो वही कन्फ्यूज़न आ वही जाता है कि कन्फ्यूज़न आ जाता है। मैंने वो बेसिकली यही है कि हुँ। एक बार देखिए, पढ़िए नोट्स को, अगर उसकी लैंग्वेज आपको जमती है, तो बिल्कुल उसके साथ जाइए। तो आप ये बताइए कि टेस्ट सीरीज़ मेंस की कब करनी चाहिए? जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए, या फिर आप थोड़ी बहुत भी हो गई है तो करनी चाहिए? मेंस की टेस्ट सीरीज़ के लिए पूरी तैयारी का वेट नहीं करना चाहिए। जो अगर आपकी 40% 50% भी अगर आप चालू कर चुके हैं, हाँ, हाँ। तो आप बिल्कुल लगाइए, क्योंकि कंटेंट तो आपका चलता रहेगा, लेकिन बिल्कुल। आपको राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस में ऐसा है, वो स्टेप बाय स्टेप आपका इम्प्रूवमेंट होगा। आप लिखेंगे, आंसर्स दिखाएंगे, अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे उसमें, तो वो आपको अलग अलग बातें बताएंगे कि आप, हाँ, आप यहाँ इम्प्रूवमेंट करिए, प्रेजेंटेशन सुधारिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन ऐसा है ना कि एक बार में नहीं सुधरेगा। एक बार आपकी आदत बन गई, तो फिर आप, अब जब प्रेशर में आप काम करेंगे ना, तो फिर हाँ। वो वैसे ही होगा। तो ये ज़रूरी है कि शुरुआत से ही करें। एटलीस्ट थोड़ा आपको बेसिक आइडिया हो सिलेबस का, आप चालू कर दीजिए टेस्ट सीरीज। आप ये बताओ कि सिलेक्शन होता किसका है, कि आप आपने ऐसा क्या अलग किया कि आपका हो गया, और बहुत सारे लोग हैं उन्होंने भी अच्छा किया था उनके हिसाब से, बट उनको ये नहीं पता चल रहा है कि मेरा हुआ क्यों नहीं? अच्छा, ये थोड़ा सा आपने क्या अलग किया अपने हिसाब से कि आपको लगता हो कि नहीं, बाकी सब ऐसा करते हैं, बस ये, मतलब ये चीजें सिर्फ मैं फॉलो करता हूँ और कोई नहीं करता होगा? आपका कोई सिग्नेचर पॉइंट या कुछ स्टेप कि ये मैं फाइनल एग्जाम में ही ऐसा लिखूंगा, टेस्ट सीरीज में नहीं लिखूंगा, कोई कॉपी कर लेगा? मेरा तरीका जो रहा है, थोड़ा नॉन कन्वेंशनल कहा जा सकता है, क्योंकि मेरा जो पढ़ने का स्टाइल है ना, वो थोड़ा सा अलग है। मैं डीप में पढ़ता हूँ चीज़ें। या तो डीप में पढ़ने का मेरा मकसद ये रहता है कि अपन एक टॉपिक उठा रहे हैं, ठीक है, उसके अलग अलग डायमेंशंस हैं, उसको मैं डीप में पढ़ूंगा। तो जो छोटा मुझे लिखना है, हाँ, हाँ। अगर पूरा याद भी नहीं है, लेकिन मेरे को जो थोड़ा बहुत उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो मुझे याद रहेगी ही रहेगी, क्योंकि अपन नॉर्मली होता है ना, हाँ, लोग स्टोरी के फॉर्म में पढ़ते हैं, स्टोरी के या फॉर्म में। लेकिन लिखना तो हमको कंसाइज है, कम ही लिखना है जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो वो जोड़ते जोड़ते वो चीज़ें मुझे याद रहती थी, और इसका मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है। मैंने अपने आप को समझा के रखा था कि अगर थोड़ा भी रिलेटेड चीज़ें आ रही है, हम्म। तो जितना भी तुम अपना मस्तर कर सकते हो अंदर आपने पढ़े हो, उसके हिसाब से अच्छे से प्रेजेंट करते हुए आंसर कर दीजिए। क्योंकि तैयारी की फेज में ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, शायद 2021 में एंट्रोपी का क्वेश्चन आया था। हाँ, एंड टॉपिक का बहुत लोग होंगे जिन्होंने वो शायद क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा अटेम्प्ट होगा। नहीं किया, हाँ। बिल्कुल, और वो 11 नंबर है, वो सीधा छूटा, मतलब आप उससे बाहर, कंपटीशन से बाहर। तो वो, उसका मुझे बस फ्रेज ये याद था कि हम्म। डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है ये। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों से रिलेटेड है। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस मुझे याद था। अब ये कब की बात होगी, हमने जब 12th में कभी पढ़ा है, तब हाँ, की हाँ। बात होगी। डायग्राम्स मुझे याद थे, मैंने उसको प्रेजेंट करा और मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। तो वही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम कंसाइज ही हो सकता है कि कभी कहीं आपने पढ़ा हो, तब की चीज़ें भी काम आ जाए। आप जैसे बहुत सारे लोगों का पेपर कंप्लीट नहीं होता है, तो आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी क्या कि आपका पेपर कंप्लीट ना हो रहा हो? मुझे एनजाइटी होती थी एक्चुअली, जैसे टेस्ट टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा गैप वगैरह आ गया, कभी कुछ कारणों से हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो हर बार हुई है, जैसे मैं तो 2000 लगभग 20 से कोरोना के बाद से ही टेस्ट सीरीज मेरी कंटिन्यू चल रही हाँ, है। हाँ। तो जब भी चालू करता था, मुझे एनजाइटी होती थी। मेरे हाथों में, मेरे कंधे दर्द देते थे, हाथों में दर्द होता था, उंगलियां उंगलियां जो सभी के साथ होता है, प्रॉब्लम होती ही होती थी। लेकिन वो प्रॉब्लम पहले टेस्ट के दिन होती थी, और फिर उसके बाद फिर वो नॉर्मलाइज हो जाता था। आप तो जैसे कि डेली हम पढ़ाई करते हैं, तो आप हम्म। ब्रेक लेते थे कि आज के दिन मैं सिर्फ मस्ती करूंगा या फिर घूमने जाऊंगा, या फिर आपने डेली मतलब कंटिन्यू स्टडी ही की है? बिल्कुल, ब्रेक वगैरह लिया है मैंने, अपने दोस्तों के साथ घूमने भी गया हूँ मैं। तो ब्रेक ज़रूरी है, बस ये है कि फ्रिक्वेंट फ्रिक्वेंसी उसकी ज़्यादा ना हो, बस फ्रीक्वेंसी की बात है। बाकी शॉर्ट ब्रेक्स तो अपने स्टडीज़ के बीच में होने ही चाहिए। अब सिर्फ घूमने की बात नहीं है, फिर मूवीज़ वगैरह भी है, कुछ हाँ, अच्छी हाँ। मूवीज़ आती है, डॉक्यूमेंट्रीज आती है, तो वो भी देखने आप जा सकते हैं, बट ये है, महीने में एक या दो बार, उससे ज़्यादा नहीं।
ऐसी कोई मोटिवेशनल बुक जिसने हेल्प किया हो आपको तैयारी के दौरान, कि सिर्फ आप सिलेबस की बुक पढ़ते थे? सिर्फ सिलेबस की, मैं उतना अलग चीज़ें नहीं पढ़ा हूँ। और बाकी तो आपने वैसे ही मतलब नोट्स, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने नोट्स सिलेबस यूज के किए? अकॉर्डिंग मेरा जो एंकर पॉइंट था वो सिलेबस ही था। और क्या कहते हैं, अलग अलग सोर्सेस है, पोर्टल वेबसाइट्स है, ज़्यादातर मैं इंटरनेट पे रिलाई कर रहा हूँ, तो एंकर पॉइंट मेरा था सिलेबस। और उसके साथ फिर मैंने अलग अलग जगह से कंपाइल करा। जैसे आपका तो इंग्लिश मीडियम है, और जनरली हिंदी वाले दैनिक भास्कर पढ़ते हैं या जनसत्ता पढ़ते हैं या जागरण पढ़ते हैं, तो आपने कौन सा न्यूज़पेपर तैयारी के दौरान यूज किया? लैंग्वेज का कांस्टेंट मैंने तैयारी के समय नहीं रखा। मैंने दैनिक भास्कर ही मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है। और वो भी ऐसा बहुत डीपली नहीं। एक्चुअली पेपर तो था नहीं, तो मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था अपने जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, तो उसी में ई पेपर मैंने देखा करता था। और जो इम्पोर्टेंट जो हेडलाइंस है तो उसे बस थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करता था। लेकिन ऐसा नहीं कि मगअप करना है, रखना है चीज़ें, बिल्कुल ऐसा नहीं, बस एक बार नज़र में आ जाए चीज़ें कि क्या चल रहा है। बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो नॉर्मली इंटरव्यूज़ के टाइम काम आता है, थोड़ा करंट अफेयर्स। तो बेसिकली देखा जाए तो इंटरव्यूज़ के पहले मैंने पेपर थोड़ा ठीक से पढ़ना चालू करा है। बाकी पूरी तैयारी के समय पेपर नहीं, मैगजीन्स वगैरह करी करंट अफेयर्स के लिए। इंटरव्यू के लिए आपका इंटरव्यू कैसा था, आपने कैसे तैयारी की, और किस बोर्ड में था आपका? मेरा जो 2020 का इंटरव्यू था वो मेहरा सर के बोर्ड में था। और 2019 का जो इंटरव्यू था वो मेरा शर्मा सर के बोर्ड में था। तो कहा तो जाता है कि मेहरा सर बहुत अच्छे नंबर देते हैं, हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली उनने मेरी वीकनेस पकड़ ली और इस वजह से मुझे काफ़ी एवरेज नंबर मिले थे। मतलब क्या वीकनेस पकड़ लिया आपकी? मैं एक्चुअली मैं नज़रें उतने अच्छे से नहीं मिला पा अच्छा, रहा था आई उस कांटेक्ट, समय, हाँ। या थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी मुझे वहाँ लगी होगी। हाँ। उन्होंने मुझे बहुत कंफर्ट फील कराया, क्योंकि बाहर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, बात कर पाया मैं अच्छे से। हाँ। तो वो एक क्या कहना चाहिए, एवरेज एक्सपीरियंस मेरा वैसा अच्छा नहीं रहा था। लेकिन जब 20 की बात आई, 19 की बात आई, तो शर्मा पहले तो नहीं पता था, लेकिन जब पता चला कि सबका शर्मा सर ले रहे वहाँ पर, हाँ। तो थोड़ा सा डर सा बैठ गया एक्चुअली। क्योंकि थोड़ा शर्मा सर इनफेमस है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने 20 में लोगों को बहुत कम कम नंबर दिए हैं। लेकिन टू माई सरप्राइज उन्होंने मुझे मेरा सर से ज़्यादा नंबर दिए, तो वो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट रहा कि हाँ, चलो, ऐसा कुछ नहीं है जो मिसकॉन्सेप्शन रहते हैं, हो सकता है मेन टाइम में वो गलत हो जाए। कितने मार्क्स थे आपके इंटरव्यू में? इंटरव्यू में जो 20 में तो मुझे 94 मिला था। अभी 19 वाले में मुझे 116 मिला। या तो क्वेश्चंस उनके कैसे थे, बिल्कुल पूछे जा रहे थे ऐसे एक के बाद एक, कि आपकी हॉबी वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या था? हॉबी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। हॉबी को जो भी इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हॉबी ज़रूर अच्छे से तैयार करिए। क्योंकि पूरे डैफ में हॉबी एक ऐसा है जो आपके हाथ में है, जो इंटरव्यूअर को आपसे बात करने का एक बहुत अच्छा टॉपिक देगा। तो कोशिश करिए कि हॉबी ऐसी रहे जो आप अंदर से फील करते हैं कि सही में आपकी हॉबी है। फैब्रिकेट ना करें। मैंने मिस्टेक ये करा कि गेमिंग, एक्चुअली गेमिंग में, कंप्यूटर गेमिंग मैंने हॉबी ये लिखी थी। तो नॉर्मली इससे क्वेश्चन वैसे बनते नहीं है। तो मैंने मेरी मिस्टेक ये हो गई कि मेरी हॉबी वो थी, तो वहाँ से मुझे क्वेश्चन मिले नहीं, इंटरेक्शन वैसे उतना और ज़्यादा हो नहीं पाया। या तो क्वेश्चन उन्होंने आपकी हॉबी से पूछे ही नहीं? हॉबी से दोनों इंटरव्यूज में मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ये एक मेरा नेगेटिव, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा एक नेगेटिव पॉइंट था कि वो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए। क्योंकि हॉबी तो आपका जोन है ना, आप उससे आंसर्स कर सकते हो, हाँ, इम्प्रेस हाँ। किया जा सकता है इम्प्रेस उससे। किया जा या सकता है। बट वो मुझे लगता है कि वो लोग थोड़े इतने एक तो एज्ड होते हैं, तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया हो, शायद हो सकता हो है सकता है अब। कंप्यूटर गेमिंग में। उनको जैसे पुराना वही कि या गेम आप कोई खेल रहे हो ऐसे, हाँ, मतलब फिजिकल वैसे ही खेल रहा है वो, मतलब ऑनलाइन। हाँ, मैंने तैयार ज़रूर करा था। मैंने जो हाँ। उस टाइम चल रहा था, ऑनलाइन गेमिंग का चल रहा था, ई स्पोर्ट्स का चल रहा था, इवन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में भी इंक्लूड करा गया, मैं सब तैयार कर रखा था। जो एडवांटेज डिसएडवांटेज तैयार कर रखा था, बट अब क्वेश्चन नहीं आया। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको वहां अंदर फील आया था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है? सेकंड इंटरव्यू जो 2019 का जो इंटरव्यू 19 हुआ का। था, उसमें मुझे फील आया था कि हाँ, ठीक है। एक्चुअली मैं नर्वसली तो वहाँ भी एंटर करा था। पहले 2 क्वेश्चन तो मुझे बने ही नहीं, मैंने सर सॉरी सर बोला।
लेकिन उसके बाद जब टेक्निकल, थोड़ा उन्हें टेक्निकली पूछा एजुकेशन बैकग्राउंड से, तो उन्होंने बोर्ड पे खड़ा करा था मुझे कि आप करिए। अब वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आया कि अम, जिस तरीके से मैंने करा वो शायद उन्हें पता था नहीं पता था, बट वो मुझे मुझे लगा कि वो इम्प्रेस हो गए। तो वही है, इंटरव्यू के दौरान ऐसा भी होता है कि कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो उनको इम्प्रेस कर जाता है। तो जितना मैंने सोचा था कि बुरा हो सकता है, वो नहीं हुआ। इनफैक्ट काफ़ी ठीक है, हो गया। ठीक है, तो इंटरव्यू में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप थोड़ा बता सकते हैं क्या? और बाकी नहीं अटायर बस वगैरह को भी लेके कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है? लोग मतलब अपने अटायर को बहुत ध्यान में रखते हैं कि ऐसे बन के जाना है, लेकिन जब हम रियलिटी चेक होती है, जब हम अंदर एंटर करते हैं उनको ग्रीट करने के बाद, तो मतलब ऐसा फील आता हुआ ना कि आपने इतना सुन रखा है, मॉक दे रखे हैं, लेकिन रियलिटी में आपको लगता होगा कि नहीं, ये मैटर करता है रियलिटी में। मुझे मुझे रियलाइज़ हुआ हम्म। कि गेटअप उतना मैटर नहीं करता। हम्म। मतलब आपको प्रेजेंटेबल होना है और लगना चाहिए कि हाँ, ऑफिसर बनने वाले हैं। हम्म। बाकी जैसे कई एस्पिरेंट है, हम्म। उन लोगों ने ब्लेजर नहीं पहना था, नॉर्मल अपना फॉर्मल शर्ट पैंट, हम्म। उसी में उन लोगों ने फोड़ दिया बिल्कुल। बिल्कुल। या मैंने मेरा थोड़ा सा था, लास्ट टाइम मैंने हाँ। अपना पैंट शर्ट करा था, और 2019 का जब हुआ था तब मैंने ब्लेजर करा था। जी। तो वो तो अब मेरा था कि मैं थोड़ा और अपनी तरफ से करूँ जो कर सकता हूँ प्रेजेंटेबल बनने में। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लेज़र ही पहन के जाए जो सब लोग कर रहे हैं। आप पैंट शर्ट भी चाहिए, जो मेन जो आपका है वो पर्सनालिटी है, वो आप वहाँ अपना बात करेंगे, वहाँ जो पहला प्रश्न करेंगे, आप अपना मुंह खोलेंगे, वो सब समझ में आ जाएगी कि भाई आप क्या शो करना चाह रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि जब हम जाते हैं तभी हमें पता लगता है कि उनको क्या चाहिए हाँ रियलिटी में, बिल्कुल। क्योंकि बाहर तो सारी चीजों पे वो रहता है। जी। तो आप लास्ट में क्या सक्सेस का मूल मंत्र देना चाहेंगे कंप्लीट की? अगर कोई ये कर लेता है तो फिर वो, उसको कोई नहीं रोक सकता बनने से। अगर बस किस्मत ज्यादा बुरी नहीं हो तो। देखिए, जो लोगों को ये सोचना चाहिए, उनको अपनी तैयारी पे भरोसा होना चाहिए, और जो उनकी स्ट्रेंथ है उन पे फोकस करें, और जितनी भी वीकनेसेस है उसको वो लोग जितना अच्छा कर सके वो करें। और तो और जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये, इंट्रोस्पेक्शन करें और जितना कर सके बढ़िया। मतलब खुद के हिसाब से करना है ना, कि किसी से या अच्छा तुलना भी नहीं करनी है ना, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हर इंसान अलग है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अलग होती है। और तो सफलता का जो मूल मंत्र मेरे लिए है, हाँ। पहले तो पॉइंट ये होना चाहिए कि क्लियर, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए हाँ। कि करना है और यही करना है। यही करना है। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल आपके नहीं आना चाहिए। दूसरा मैं, तो फॉर्चुनेटली वो मोमेंट 2019 के रिजल्ट से आ ही गया। 100% नहीं, 50% आ गया है। 50% तो मेरे काम से आएगा जो आगे करूँगा मैं। तो ये एक था कि मोटिवेटेड रहना है, हार नहीं माननी है, तो हार नहीं माननी है, हमें परसिवरेंस दिखाना है, क्वालिटेटिव स्टडी करना है, क्वांटिटी पे सिलेबस के हिसाब से फोकस करना है। अच्छा, और जो ज्यादा डीप में चले जाते हैं कि एकदम हम्म, किसी टॉपिक में ज्यादा, आप तो डीप में पढ़ते या हैं। मैं डीप में पढ़ता था, पर मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, हाँ। क्योंकि बहुत सारी इरेलेवेंट चीज़ होती है। नॉर्मली डीप में ना वही इंसान जाता है जिससे इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट। या वो और जानना चाहता है उस चीज़ के बारे में। पर जिसका टारगेट बिल्कुल एग्ज़ाम निकालना ही है कैसे भी करके, और टाइम का स्मार्टली इस्तेमाल करना है, तो डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, वैल्यूएबल। बहुत बहुत थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इससे कुछ सीखेंगे और अ, भावी ऑफिसर बनेंगे। बिल्कुल, बहुत मोटिवेट होंगे आपको देख के कि जैसे कि आपने भी सब नॉर्मल तरीके से सब कुछ किया, अपने ऊपर बिलीव करके, एक ट्रस्ट कि आप कर लोगे। नॉर्मली वो होता है ना कि स्ट्रगल सबके रहते हैं, बिल्कुल। और ऑलमोस्ट सबके सिमिलर ही स्ट्रगल रहते हाँ। हैं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है ना, सब भूल जाते हैं इंसान। सब भूल जाते हैं। राइट, मैं बस एक चीज़ कहना, जहाँ से आप आए हैं बस वो उसको आप रखिए, अपने रूट से याद रखिए, बाकी उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। थैंक यू सो मच।